अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अमरीकी कांग्रेस की तौसीक के बाद जो बाइडन अमरीका के 46वें सदर मुंतखब हो चुके हैं और वो 20 जनवरी को बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बाइडन के यहाँ तक पहुँचने के दौरान अमरीका अपनी इंतखाबी तारीख के स्याद तरीन दौर से गुजरा है। तारीख में पहली बार अमरीकी सदर ने इंतखाबात चोरी होने और इंतखाबात में धांधली होने का इल्ज़ाम लगाया है। वोटिंग होने के बाद नताइज भी ताख़ीर का शिकार हुए। सदर ने फिर नताइज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जबकि इक़्तिदार की मुंतकली के अमल में बुध का दिन अमरीकी जमहूरियत के लिए स्याद तरीन दिन था, जब अमरीकी जमहूरियत की अलामत समझे जाने वाली कांग्रेस पर ट्रंप के हामियों की जानिब से धावा बोला गया। और ये धावा उस वक्त बोला गया जब कांग्रेस के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास जारी था, जिसका मकसद जो बाइडन की सदारती इंतखाबात में फतह की बाकायदा तौसीक करना था। जबकि इस कार्रवाई से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर अमरीका बचाओ रैली से खिताब करते हुए अपने हामियों पर जोर दिया था। वो मुसलसल ट्वीट्स कर रहे थे कि वो कैपिटल हिल का रुख करें। उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क ने बहुत सह लिया, अब मजीद नहीं सहा जाएगा। जबकि सदर ट्रंप ने नायब सदर से भी ये कहा था कि वो जो बाइडन की बतौर सदर सर्टिफिकेशन को ब्लॉक कर दें, लेकिन नायब सदर ने सदर ट्रंप की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया। सदर ट्रंप की जानिब से उकसाने पर उनके हज़ारों हामी जो बाइडन की जीत का ऐलान रोकने के लिए कांग्रेस की इमारत में घुस गए, धावा बोल दिया, कांग्रेस की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए। इमारत में दाखिल होने के बाद ट्रंप के हक में नारेबाजी करते हुए सदारती इंतखाब के नताइज कलअदम करार देने का सदर ट्रंप के जो हामी थे वो ये मुतालिबा करते रहे। फिर उस दौरान पुलिस ने शेलिंग की, अरकान कांग्रेस को बाहर निकाला, उन्हें मास्क फराहम किए। जबकि सारी हंगामा आराई के दौरान खातून समेत 4 अफराद जान की बाजी भी हार गए। हंगामा आराई की वजह से कांग्रेस का मुश्तरका इजलास रुका भी। इस हंगामा आराई को रोकने में पुलिस की मदद के लिए नेशनल गार्ड, FBI के एजेंट्स और अमरीकी सीक्रेट सर्विस के एहलकारों को भी बुलाया गया। कई घंटों तक जारी रहने वाली हंगामा आराई के बाद सार्जेंट 8 आर्म्स ने ऐलान किया कि कैपिटल की इमारत को महफूज बना लिया गया है और वाशिंगटन शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। फिर वाशिंगटन DC की मेयर ने शहर में इमरजेंसी में 15 रोज़ की तौसीह कर दी है, लेकिन कर्फ्यू का खात्मा मकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 6 बजे कर दिया जाएगा। हंगामा आराई रुकने के बाद अमरीकी कांग्रेस का इजलास फिर से शुरू हुआ, जिसमें जो बाइडन के सदर और कमला हैरिस के नायब सदर बनने की तौसीह की गई। अमरीका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने कांग्रेस पर होने वाले हमले को बगावत करार दिया है। जो बाइडन के इस बयान के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मुझे मालूम है आप तकलीफ़ में हैं, मुझे मालूम है आपको दुख हुआ है, हमसे इलेक्शन चुराया गया है, हर कोई जानता है, ख़ास तौर पर दूसरी जानिब वाले, लेकिन अब आपको घर जाना होगा। सदर ट्रंप के इस बयान के बाद ट्विटर ने सदर ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटों के लिए लॉक भी कर दिया, ताकि वो मज़ीद ऐसी लोगों को इश्तियाल दिलाने वाली जो है ना वो ट्वीट्स दोबारा से ना कर सकें। जबकि अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका में 14,000 कंपनियों की नुमाइंदगी करने वाले अमरीकी बिजनेसमैन ग्रुप ने कैपिटल हिल वाक़े की हिमायत करने पर अमरीकी हुकाम से ट्रंप को फौरी सदारती दफ्तर से निकालने का मुतालिबा किया है। इस वाक़े के बाद व्हाइट हाउस कई अहम वहाँ के जो अहदेदार हैं व्हाइट हाउस के, वो इस्तीफ़े दे चुके हैं। सदर ट्रंप 20 जनवरी को इक़्तिदार मुनज़्ज़म तौर पर मुंतकिल करने के लिए अब रज़ामंद भी हो गए हैं। लेकिन इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ऐसे वाक़यात उस वक्त होते हैं जब अवाम को इंतखाबात में उनकी फतह से दूर रखा जाता है। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब आपका। साजिद तारड़ साहब, ये क्या प्रेसिडेंट सेट किया है आप लोगों ने, प्रेसिडेंट ट्रंप के हामियों ने, रिपब्लिकन ने, क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप के हामियों ने कांग्रेस पर धावा बोला? क्या एक अच्छी रिवायत कायम की है जमहूरियत की आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले आज के वाक़े को समझने के लिए आप ये जरूरी होगा कि आप इसके बैकग्राउंड देखें कि अमेरिका में पिछले 4 साल से नहीं 8 साल से क्या हो रहा है। बराक हुसैन ओबामा साहब किस तरह का अमेरिका छोड़ के गए थे, किस तरीके से रेशल डिवाइड थी अमेरिका में, किस तरीके से शार्लेट, बाल्टीमोर, फर्गुसन जला था, किस तरीके से उन्होंने सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन को प्रमोट किया, किस तरीके से उन्होंने ब्लैक लाइव मैटर्स को प्रमोट किया, किस तरीके से अंतीफा को प्रमोट करते रहे। और उसके बाद
जब आप एस्टैब्लिशमेंट और मीडिया के खिलाफ खड़े होते हैं तो इसी तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं। आज जो कुछ हुआ है ये पिछले 4 साल के दौरान होता रहा है। ब्लैक लाइव मैटर इंतीफा अमेरिका को जलाती रही है, पोर्टलैंड जला है, शिकागो जलता रहा है, आज भी कई शहर जो है वो जल रहे हैं। अगर डेमोक्रेट ने सब कुछ करना होता तो हिलरी क्लिंटन की हार के बाद ये सब कुछ होता। जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ओहदे का हलफ ले रहे थे या जब उनकी जीत का ऐलान हुआ तब डेमोक्रेट ये सब कुछ कर सकती थी। आज जो हुआ है वो होना जरूरी था। 74 मिलियन वोट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लिए हैं, उन लोगों को ये आज नोटराइज कराना पड़ा कि वी आर नॉट रेडी, अमेरिका इज नॉट रेडी फॉर सोशलिज्म येट। और इसकी फाउंडेशन जो है कंजर्वेटिज्म पर है, कैपिटलिज्म पर है, और वो विल कीप फाइटिंग। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को जिस तरीके से मीडिया ने और एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ इंतकाब लिया, जिस तरीके से 4 साल की उनकी गवर्नमेंट देखें, 2 साल उनके खिलाफ रशियन कलूजन, उसमें से कुछ नहीं निकला। उसके बाद हंटर बाइडन, उनकी करप्शन की बेसिस के ऊपर 2 साल उनको इंपीचमेंट में घेर के रखा गया है। ये दुनिया में वाहिद मिसालें हैं कि सिटिंग प्रेसिडेंट को किस तरीके से घेर के और उसको गवर्नेंस ना की जाए, उसको सिटिंग प्रेसिडेंट ना माना जाए। और आज मैं समझता हूं कि जो बाइडन साहब ने ये कहा है ट्रीजन है, तो 4 साल उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट एक्सेप्ट किया। इतना दुरुस्त था तो फिर रिपब्लिकन के अपने ही लोग, आपकी पार्टी के अपने ही लोग इसके इतने अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं? आपके अपने लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नायब सदर माइक पेंस से कहा कि जो बाइडन की बतौर सदर जो सर्टिफिकेशन है इसको ब्लॉक कर दे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इस पर इनकार कर दिया। फिर व्हाइट हाउस के ओहदेदार जो है ना अपने ओहदों से मुस्ताफी हो रहे हैं। अगर ये एक्ट इतना ही अच्छा है तो फिर अपने ही लोग क्यों छोड़ रहे हैं साजिद साहब? अपने लोग नहीं छोड़ रहे, मिट रोमनी जैसे लोग और रिपब्लिकन पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट पहले दिन से ही डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब को पार्टी एंड हाफ, 1.5 पार्टी की मुखालफत थी पहले दिन से, एक तो डेमोक्रेट पार्टी और आधी से ज्यादा रिपब्लिकन पार्टी। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, और वो हमेशा ये कहते थे जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स, जो सेनेटर इब्ने सेनेटर बनते हैं, उनकी टर्म लिमिट होनी चाहिए। ये जो 40 साल से कांग्रेस में बैठे हैं और वॉशिंगटन डीसी हैज बिकम अ नॉन फंक्शनल टाउन, हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके खिलाफ बोलते रहे। उनकी आखिरी स्पीच जो थी वो गेटिसबर्ग में थी स्पीच, उनमें उन्होंने उस वक्त चैलेंज किया था दोनों पार्टीज की एस्टेब्लिशमेंट को। अब जो बात हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को 25वीं अमेंडमेंट के जरिए वो इनको हटाया जाए, 13 दिन जो इनके काम करने के रहते हैं वो भी इनको काम ना करने दिया जाए, तो कोई अच्छी लेगेसी, कोई अच्छा ट्रेंड तो नहीं छोड़ के जाएंगे अपने लिए ट्रंप साहब? देखिए, अब अमेरिका की सियासत जो है, अमेरिका में मैं हमेशा ये समझता रहा हूं एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि अमेरिका में सियासत रिफॉर्म हो रही है, और बिल्कुल मेरे ख्याल में रिफॉर्म हो रही है। अमेरिका जो कि एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, आज 74 मिलियन लोगों ने जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट डाला, उनमें से सिर्फ चंद एक बाहर निकल कर आए, उन्होंने एहतजाज किया कि वी वांट एक्सेप्ट द सोशलिस्ट एजेंडा। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, अगर सबूत देते तो आप लोगों को चाहिए था फिर इस चीज को साबित करके दिखाते ना कोर्ट में, धांधली को। नहीं, देखिए उन्होंने देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको बताना चाहूंगा कि इतना इजी नहीं है। जिस तरीके से कोविड पे पॉलिटिसाइज किया गया, जिस तरीके से CNN ने 2016 से लेकर और दूसरे मीडिया आउटलेट्स ने पूरे 4 साल वोटर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जिस तरीके से जमहूरियत को हाईजैक करने की कोशिश की गई है, मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल एंड वेरी डेंजरस रोल इन द पॉलिटिक्स, नॉट ओनली इन अमेरिका, आई बिलीव एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और मेरे ख्याल में इसमें कौन सफर करता है? वोटर सफर करता है। मुझे आपके असल में आवाज आप रिपीट करें, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आता। कौन रिस्पॉन्सिबल है जो 4 लोग हलाक हुए हैं? जी, आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें अल्टीमेटली सियासतदान, इसके सारे जो हैं वो जो सियासतदान 47 साल से सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। मैडम, यहां पे मैं ये मेंशन करना चाहूंगा, सियासत पब्लिक सर्विस है, यह प्रोफेशन नहीं है। यहां 15 करोड़ लगा के 30 करोड़ बनाने वाला काम नहीं है। यहां पे जो माजी में जब इसके अमेरिका के फाउंडर्स जिन्होंने सियासत की बुनियादें रखी थी, वो ये वॉलंटियर वर्क करते थे, ये प्रोफेशन नहीं है। 47 साल जो है, मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा तजर्बा है जो बाइडन साहब का। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इसकी सबसे बड़ा इस इलेक्शन का फेक होने के शवाहिद क्या हैं। सबसे पहले तो वो ये डेमोक्रेट पार्टी कहती है कि जो बाइडन साहब ने बराक ओबामा के रैकेट भी तोड़ दिए हैं, जो कि बिल्कुल
बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं। दूसरी, उनके साथ जो उनकी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वो जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है तो सिर्फ 2% वोट उन्होंने लिए, और इन चीजों के शवाहिद मौजूद हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल इस चीज का अपना इजहार करते रहे हैं कि अगर मेल इन वोटिंग हुई तो उसमें फ्रॉड होगा, और ये बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरीके से कोविड, और दूसरा जिस तरीके से हमारे 20 जनवरी को जो बाइडेन अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं, दोबारा तो ऐसे हालात देखने को नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल जाएंगे। क्या फ्रस्ट्रेशन रहेगी अभी भी? क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा, क्यों नहीं मिलेगी? 4 साल यही हुआ है अमेरिका में जी, 4 साल बिल्कुल अमेरिका में यही हुआ है। अमेरिका जलता रहा है, कांग्रेस अपने लेजिस्लेशन में फेल रही है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं किया था। 20 तारीख को आप अमेरिका को और जलाएंगे। हम अपनी मूवमेंट, हम 4 साल अपनी मूवमेंट को जारी रखेंगे, हम अपनी फ्रीडम के लिए लड़ेंगे, हम एंटी सोशलिस्ट, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, एंड वी विल फाइट फॉर आवर ओपिनियन एंड फॉर आवर राइट्स। इन्होंने 4 साल जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज हम जो बाइडेन को एक्सेप्ट किस तरह करेंगे? तो आप ये वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि 20 तारीख को दोबारा ऐसे हालात अमेरिका में देखने को मिल सकते हैं, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, 20 जनवरी नहीं है, अगले 4 साल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को ब्लैकमेल किया गया, जिस तरीके से उनके खिलाफ घेरे थे, इसी तरह इनके लिए जो वो कहते हैं बेड्स ऑफ रोजेस नहीं होंगे, इनके लिए भी इनको भी सामना करना पड़ेगा। 74 मिलियन वोट को थोड़े से वोट नहीं होते, बहुत ज्यादा मिकदार होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। रिपानुमा सादित आरड़ साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका। ताहिर जावेद साहब, कल ट्रंप के हामियों की तरफ से जो हमला हुआ, कांग्रेस पर हमला हुआ, यकीनन ये अमरीकी तारीख का बड़ा स्याह तरीन दिन था। बिल्कुल अच्छा प्रेसिडेंट ये सेट नहीं किया गया। क्या एक्शन लिया जा सकता है इस पर प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ, जब आप लोग बाकायदा तौर पर जब जो बाइडेन सदर बन जाएंगे, हल्फ उठा लेंगे, क्या एक्शन लेंगे आप लोग? देखें जी, प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने ऑलरेडी अपने इस स्टेटमेंट दी है कि इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो आप 21 तारीख या 20 तारीख के बाद की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो दरमियान के 13 दिन है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और वो होनी चाहिए। प्रेसिडेंट साहब ने जो एक ये अमल किया है, इसके ऊपर ही प्रूव्ड इट कि वो अपने आप को कंट्री से और डेमोक्रेसी से और सिस्टम से अबव एंड बियॉन्ड समझते हैं। वो बड़ा समझते हैं अपने आप मुल्क से भी। उसके अंदर अगले 13 दिन में अगर ये इस तरह का 1-2 और एक्शन करते हैं तो एम्बैरसमेंट का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। सो एंड सो यानी प्रेसिडेंट साहब के पास कुछ और हो सकता है। इतना कुछ होने के बाद अभी भी आप लोग को एक्सपेक्टेशंस हैं होने की? मैं समझता हूँ उस शख्स के हाथ में न्यूक्लियर बटन मौजूद है, वो कुछ पूरी आधी दुनिया को मुतासर कर सकता है अपने उस अमल से। उस शख्स ने पिछले 4 साल में बारहा साबित किया कि उसकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या ये कोई जिंदगी और मौत का मसला बन गया है उनके लिए? मेरे ख्याल में, क्योंकि ही डजंट नो हाउ टू टेक द लॉस। उसने खुद बोला कि मुझे लूज होना नहीं आता, तो उस चक्कर के अंदर ये कुछ भी हो सकता है। मैं समझता हूँ जो एक्शंस, पॉसिबल एक्शंस अगले 13 दिन में है, वाइस प्रेसिडेंट पेंस को आगे आना पड़ेगा और कांग्रेस को इस चीज़ की इतला देनी पड़ेगी कि प्रेसिडेंट साहब की कैपेसिटी नहीं है, मेंटल कैपेसिटी के इस वक्त के हालात को रिएक्ट कर सकें। लिहाजा एक सिंपल मेजोरिटी के ऊपर उनको हटाया जाए। और माइक वो तो उनको तो अभी कैबिनेट ही हटा सकती है ना, और कैबिनेट जाहिर है रिपब्लिकन की है, तो आपको लगता है कि कैबिनेट इस हद तक जाएगी? नहीं, 25th अमेंडमेंट में कैबिनेट का कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस हटाएगी और सिंपल मेजोरिटी से हटाएगी, लेकिन उसका आसान तरीका यही है कि वाइस प्रेसिडेंट उसकी मूव करे। जब वाइस प्रेसिडेंट उसकी मूव करता है तो सिंपल मेजोरिटी, दोनों तरफ सिंपल मेजोरिटी आज की सूरत के अंदर मौजूद है प्रेसिडेंट साहब को हटाने के लिए। रिपब्लिकन साइड के सेनेटर्स भी इस चीज को अभी मान रहे हैं कि इट्स वेरी हाई रिस्क टू हैव हिम इन द प्रेसिडेंसी फॉर नेक्स्ट 13 डेज। तो ये चीज पॉसिबल है कि आप अगले 24 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर, क्योंकि जो 19 तारीख की रात को जब ये इंतहाई
लूजिंग प्रोपोजिशन उस शख्स के लिए होगी और वो तनहा बैठा हुआ होगा। मेरे ख्याल में उस वक्त तक तकरीबन एडमिनिस्ट्रेशन का हर शख्स अपना रेजिग्नेशन दे के घर जा चुका होगा। उस वक्त अभी भी 4 लोगों ने तो रिजाइन किया है। एवरीडे 4 लोग रिजाइन करेंगे। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली तनहा बैठे होंगे अपने व्हाइट हाउस के अंदर। अब देखें ना, आज इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के चीफ ऑफ स्टाफ का दाखिला बंद कर दिया प्रेसिडेंसी के अंदर। ये सारी वो हरकतें हैं जो आप समझ लें कि एक नॉर्मल आदमी की हरकतें नहीं है, और इसको सपोर्ट करने वाले जो शख्स है वो भी नॉर्मल नहीं है, रिगार्डलेस वो कौन है। तो ये जो चीजें हैं, इसको बड़ा ये एक्सपेक्टेड था कि आज जो कांग्रेस में दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास हो रहा था, बाइडन की सदारती ज़ाहिर हल्फ की तौसीक देनी थी, तो क्या ये एक्सपेक्टेड था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने हामियों को कह सकते हैं, उनको मुश्ताइल करने की जो है ना वो डायरेक्शन दे सकते हैं, इश्तियाल अंगेज ट्वीट्स करके लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर कर सकते हैं? आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिचुएशन इस हद तक चली जाएगी? बिल्कुल कर रहे थे। इसी के लिए मेयर ने, जो डीसी की मेयर, उसने अपना पेंटागन से हेल्प मांगी थी, जो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी इजाज़त देनी होती है तो वो उनको नहीं मिली। जो बाद में कल वो जो ट्रूप्स को बुलाया गया है, और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ट्रूप्स को बुलाने के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने ट्रंप को कंसल्ट ही नहीं किया उसके अंदर। उसने वाइस प्रेसिडेंट उसको अपना मिच मकानो और श्यूमर और पेलोसी से डिस्कशन की कि इसकी ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट को इतला दिए बगैर ट्रूप्स को भेज दिया। तो बेसिकली ये जो पावर्स हैं वो बड़ी सीरियसली सोच रही हैं कि हाउ टू एक्सक्लूड President Trump from decision making, how to take his powers away in next 10 to 13 days. तो ये चीजें यानी उनकी पार्टी के अंदर बहुत सबसे बड़ी तशवीश। मिट रोमनी ने सब सेनेटर्स के साथ सीरियस डिस्कशन किया कि दिस इज गोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शन, हम इस चीज के मुतहम्मल नहीं हो सकते। तो मैं तो आप समझती ना 21 के बाद मैं समझता हूँ ये अगले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर बहुत सारी चीजें मुमकिन है। रिपब्लिकन के अपने लोग इस सारे एक्ट को बड़ा डिसलाइक कर रहे हैं, बड़ी तनकीद कर रहे हैं, ट्रम्प की पार्टी के अपने लोग। तो आपको लगता है कि आइंदा आने वाले जो सदारती इंतखाबात होंगे, ट्रम्प तो सदारती उम्मीदवार भी इनको कोई मुंतखब नहीं करेगा इस एक्ट के बाद? देखिए, वो अपने आप को कोई भी शख्स, अगर आज इनकी इम्पीचमेंट नहीं होती, आज अगर इनको स्टेप डाउन करने पे 25th अमेंडमेंट को लागू करके नहीं किया जाता, तो ये अगले इलेक्शन में अपने आप को उम्मीदवार के तौर पे ला सकते हैं, अनलेस इनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिए जाएं इन बिटवीन जो 4 साल हैं, जो होंगे बहुत सारे मुकदमात होंगे, लेकिन ये तो फिर भी अपने आप को करेंगे। और इनका एक एलिमेंट जो है, जो यानी जो लोग हैं जो किसी भी सूरत में इनके पीछे जाने के लिए तैयार हैं, वो तो जाएंगे। वो उस वक्त भी शायद बाहर आकर के, जिनको सिस्टम पे बिलीव ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हर कंट्री में होते हैं जो सिस्टम पे बिलीव नहीं करते, वो यही कहते हैं कि इस तरह का सरफिरा आए और सारी चीजों को लपेट पे साइड के ऊपर कर दे। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी इस तरीके से तैयारी नहीं थी, शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए लोगों को आगे बढ़ने से उन्होंने रोका भी नहीं, और जो डीसी की मेयर थी उन्होंने फिर पुलिस पर ही छोड़ा कि वो पुलिस इस सारे मामले से निपट लेगी, नेशनल गार्ड्स को भी जल्दी नहीं बुलाया गया। तो आपको लगता है कि जी उन्होंने इजाजत मांगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने पेंटागन से इजाजत मांगी थी। अच्छा। और पेंटागन ने उसके ऊपर ना कर दी थी, तो यानी तशवीश थी। अच्छा। तशवीश मौजूद थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसने आपको देखिए, मेयर तो अपना यही एक्शन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करे। अब रिक्वेस्ट करने के बाद उसको नहीं मिला तो नहीं मिला। सही। अब 20 जनवरी को जब जो बाइडन अपना हलफ उठाएंगे अपने ओहदे का, तो जाहिर है फिर ये तशवीश होगी कि दोबारा इस तरह के हंगामे ना फूट पड़े, दोबारा से जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो लोगों को मुश्ताइल ना करें। इसके लिए कोई खास इंतजामात अब किए जा रहे हैं? उसी के ऊपर अभी सब सारे के सारे लोग जो हैं, देखिए उन्होंने रात को मिडनाइट तक बैठ करके अपना वो जो एक सिंबॉलिक एक्शन था कि जी सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी करना था, वो कर दिया। आज सारा दिन मैंने तकरीबन कोई 2 दर्जन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से बात की, और उनके अल्फाज सब के यही थे कि ये जो दरमियान के 13 दिन है, इसके अंदर हमने नेक्स्ट कोई भी इस तरह का इंसिडेंट या इससे बड़ा भी हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए एवरीबॉडी इज थिंकिंग ऑन दोज लाइंस। तो ये बात तो हो रही है, कम से कम 20 से ज्यादा सेनेटर्स और कांग्रेसमैन से मेरी जाती बात हुई है, एवरीबॉडी इज थिंकिंग
on these direction, including Republican senators and member of Congress. अच्छा, बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ये इतनी फ्रस्ट्रेशन में है कि जाते जाते ही कुछ भी कर सकते हैं और उनका फोकस होगा कि ईरान के साथ मामलात को इतना बिगाड़ दिया जाए कि नौबत जो है ना वो जंग तक पहुंच जाए और आने वाली जो आप लोगों की हुकूमत है डेमोक्रेट की, इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा करके जाना चाहते हैं वो लोग। तो क्या आप समझते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा फिर ऐसी सूरत हाल को संभालना, टैकल करना आप लोगों के लिए? बिल्कुल होगा। देखें ना, अगर आप एक स्ट्राइक्स कर देते हैं, प्रेसिडेंट की पावर है और उस स्ट्राइक्स के अंदर वन वे तो नहीं होगी। जब किसी मुल्क पे करेंगे तो सामने वाला मुल्क भी कोई चीज हरकत कर सकता है। अब सामने वाले मुल्क ने रिटेलिएशन में जो बड़ी हरकत कर दी तो फिर वो वार शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें तो ऑब्वियसली ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, he can start so much mess। ये 13 दिन इंतहाई डेंजरस 13 दिन है इस कंट्री के लिए और पूरी दुनिया के लिए। इसके ऊपर बहुत सीरियसली सब लोगों को बैठ के सोचना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हज़ारा बिरादरी से ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म तो नहीं पहुँचे, मगर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ लवाहिकीन के पास आज पहुँच गए। गुज़श्ता 4 रोज़ से मुज़ाहिरीन कोयटा में धरना दे रहे हैं। मुज़ाहिरीन अभी भी अपने मुतालिबे पर कायम हैं कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे शहदा की तदफीन नहीं होगी। एक तरफ हुकूमती वज़रा की तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद आज 5वें रोज़ भी वज़ीर आज़म कोयटा नहीं गए, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने अपने पार्टी वफूद के हमरा आज कोयटा पहुंचे, जहां उन्होंने लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने वज़ीर आज़म को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए क्या कहा, ज़रा सुनिए। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतज़र हैं। इनकी जो लाशें हैं उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी है? लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी नाकामी और आपकी बेहिसी को आप सियासत कहकर टाल देंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। ये आप तनकीद के डर से नहीं आ रहे, और अगर ये हुक्मरान यहाँ पर नहीं आता तो वो सुन ले, फिर ये कौम उसको अब इस्लामाबाद में इस कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं देगी। एक तरफ मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म को कोयटा ना आने पर हदफ़े तनकीद बना रही हैं, तो बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि हम आज तक अपने शहीदों को इंसाफ नहीं दिलवा सके। ये वो सवालात उठा रहे हैं कि ये कैसा इंसाफ है जहां हमारे शहीदों के लवाहिकीन को भी लाशों के साथ मुसलसल एहतजाज करना पड़ रहा है। अवाम को जीने का हक हम नहीं दिलवा सकते जब तक रियासत ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिला सकती, वो रियासत नहीं कहला सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लवाहिकीन से खिताब करते हुए क्या कहा, ज़रा सुनिए। आपने कहा था कि हम नेशनल एक्शन प्लान का अमल दरामद करेंगे और दहशतगर्दी का कमर तोड़वाएंगे, और अगर आज तक ना सिर्फ दहशतगर्द हमला कर सकते हैं मगर इंतहा पसंदी की बात भी कर सकते हैं, तो फिर हमारा नेशनल एक्शन प्लान भी नाकाम है। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द है उनका कमर अभी तक नहीं टूटा है। हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि बाहर से साजिशी ममालिक है उनका बैकिंग हो सकता है, लेकिन हमारा रियासत का नाकामी है कि अगर बैरून मुल्क का साजिश कामयाब होकर हमारे मासूम शहरियों को कत्ल करवा रहे हैं। अब एक तरफ बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत ये समझती है कि दोनों लीडरान सियासत कर रहे हैं इस मामले पर। आज मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू के हवाले से तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये भी सुनिए। या हज़ारा बरादरी का दुख सबका दुख है। यह सियासत का वक्त नहीं है, यह पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है। हमारी यह तवक्को थी कि आज पॉइंट स्कोरिंग सियासत नहीं होगा, और उन्होंने खुद भी कहा कि हम सियासत करने नहीं आए, लेकिन आज सियासत हुआ। दबे अल्फाजों में सियासत हुआ, नरम जुमलों में सियासत हुआ। अब सवाल ये है कि सियासत करने का मौका
कौन फराहम कर रहा है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म कोयटा का दौरा नहीं कर सकते हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि इस वक्त कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर मुज़ाहिरीन के एहतजाज का जो सिलसिला है ये जारी है। एहतजाज का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ता जा रहा है। आज गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी गवर्नर हाउस के बाहर मुज़ाहिरीन के धरने से खिताब किया, इजहार ताज़ियत किया। मगर हैरान कुन बात यह है कि जिस शख्स का इंतज़ार कोयटा में लवाहिकीन कर रहे हैं वो शख्सियत अभी तक वहाँ नहीं पहुँची है। सारी बहस इस चीज़ में तब्दील हो गई है कि वज़ीर-ए-आज़म जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं गए, उन्हें चले जाना चाहिए था, फौरी चले जाना चाहिए था। अब सारी बहस इस चीज़ के गिर्द घूम रही है। मीडिया में इस किस्म की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अचानक कोयटा का दौरा करेंगे। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उनके दौरे की तफसीलात को शेयर नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रोज़ तुर्क चैनल से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि इस वाक़े की बुनियाद 80 की दहाई से मिलती है, जब अफ़गान जिहाद शुरू हुआ था और उसमें पाकिस्तान भी शरीक हुआ और नतीजे में फ़िरका वाराना फसादात ने जन्म लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक मजहबी इंतहा पसंद मुसल्लह अफराद अब दहशतगर्द तंजीम दाइश का रूप धार चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म तो हज़ारा बिरादरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवा रहे हैं, मगर उनके कोयटा ना जाने की वजह से अवाम में जो एक बेचैनी है वो बढ़ रही है। अब अवाम में बढ़ती हुई इस बेचैनी को हुकूमत कैसे कम कर सकती है, कैसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला सकती है? सवाल ये भी अहम है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म खुद अपने ऊपर तनकीद फराहम करने का मौका फराहम कर रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। फवाद साहब, इस वक्त न जाने हम किस बहस में पड़ गए हैं, बजाय इसके कि हम ये बात करें कि हज़ारा वाक़े के बाद एक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, करना क्या है, नेशनल एक्शन प्लान पर किस तरह अमल करना है, सिर्फ हर जगह बहस ये हो रही है वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं जा रहे, उन्हें चले जाना चाहिए था, उन्हें जाना चाहिए, उन्हें इमीडिएटली चले जाना चाहिए था। हमें इस बहस से बाहर निकलना है, क्यों वज़ीर-ए-आज़म साहब चले नहीं जाते मामलात हल करने के लिए? नहीं, बिल्कुल आपकी बात जो है वो सही है कि बहस का रुख जो है वो डायरेक्शन से हट गया है और एक अलामती मामलात के ऊपर हमने ज़्यादा तवज्जो बना ली है और जो असल सब्सटेंटिव इशू है वो पीछे रह गया है। अब देखिए, मसला ये है कि ये बड़ा पेचीदा मामला है। इसमें आपको याद होगा कि ये एक सिलसिला है जो कि मुसलसल हो रहा है। 2011 में आपको याद होगा कि खौफनाक वाक़या बना था जब बसों को रोक के जो है वो हज़ारा को उतारा गया और शहीद किया गया। फिर 2013 में जो है वो बम धमाका हुआ, फिर उसमें जो है वो शहादतें हुई और उसके बाद से लामतनाही सिलसिला रहा है। और अब ये 2020 जो था इसमें जाके कुछ सुकून आया कि एक भी वाक़या जो है वो नहीं हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल के आगाज़ में ही हमें दोबारा एक जो है वो कर्ब और अलम के मामला से गुजरना पड़ा। इसमें जो और ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है इस वक्त, उसमें कोई शुबा ही नहीं है कि उसका जो डांडे हैं वो बाहर की जो हमारी इस वक्त एक सिक्योरिटी सिनेरियो है उसमें जाते हैं और हिंदुस्तान के फुटप्रिंट्स हैं वहाँ पर। और ये जो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसमें इसमें मतलब कोई शुबा ही नहीं है कि जो है वो पूरी तरह उसमें मुलव्वस है। लेकिन हम इस चीज़ से तो बाहर निकले ना कि वज़ीर-ए-आज़म जाएं, उनकी बात सुने। उनकी छोटी सी तो डिमांड है, जो माजी के वाक़यात की आप बात कर रहे हैं, यही इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि यहाँ पर गवर्नर रूल लग जाना चाहिए, सूबाई हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, कानून नाम की यहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं है। आज अपोजिशन उस तरह की बात नहीं कर रही है इस वाक़े पर, उस तरीके से वो कहना चाहिए कि सियासत नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात है, एक मैसेज देना चाहिए दुश्मन को, एक पेज पर होना चाहिए अपोजिशन और हुकूमत को ऐसे वाक़यात पर, लेकिन एटलीस्ट जाकर उनके मामलात हल कर सकते हैं, दादरसी कर सकते हैं। ज़ाहिर है उनके प्यारों को वापस तो नहीं ला सकते। एक छोटी सी डिमांड है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो क्यों नहीं चले जाते? आप जैसे समझदार वुज़रा हैं कैबिनेट में, क्यों नहीं समझाते उन्हें? देखिए शाजिया, पहली बात तो यह है कि इस पे जो है वो ओपिनियंस जो है वो भी है, लेकिन इसमें ये इशू है कि देखिए ये जो लोग शहीद हुए हैं इनमें से ज़ाहिर है 11 में से 7 जो लोग हैं वो तो अफगानिस्तान के हैं। हाँ। और यहाँ पे जो लोगों की जो इस वक्त ज़्यादा लोग जो इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं वो इसलिए सियासत कर रहे हैं कि ये लोग जो शहीद हुए हैं ये तो गरीब तरीन लोग हैं, इनका तो जो ख़ानदान है या जो इनका तो यहाँ के ऊपर इस तरह के तो उनका कोई करीबी ताल्लुकात लोग नहीं है।
जो कि उनको एक समझिए कि इंसानी हवाले से उसकी कोई महम हो। इस वक्त तो जो एक मुकामी जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, जो जाहिर है कि एक मुनासिब आई वुड से कि एक मुनासिब नहीं है, और उसको जो है वो बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। जहां तक वज़ीर-ए-आज़म साहब के जाने का ताल्लुक है, वज़ीर-ए-आज़म साहब तो बिल्कुल जरूर जाएंगे ही और उसमें कोई शुबा नहीं है कि वो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है की वजह क्या है जो सवाल उठ रहा है। डिले की वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें एक पूरी तरह की एक सब्सटेंशियल स्ट्रेटजी और उसके ऊपर पता हो कि हम आगे क्या, हमने इसकी रोकथाम का मामला क्या करना है, पीछे क्या हुआ है, उसके मुताबिक एक सब्सटेंटिव एक्शन प्लान हो, तो फिर जो है वो वहाँ के ऊपर जो है वो हम जाएं और एक बात करें जो जिसकी एक पूरा जिसके पीछे वजन हो। सिर्फ जाके आना तो एक जो है वो इशू नहीं है। लेकिन फिर तब तक वो फवाद बैठे रहे वहाँ पर, वो तो कहते हैं कि जब तक नहीं आएंगे हम नहीं उठेंगे। मरियम भी गई, बिलावल भी गए, जुल्फी गए वहाँ पर, अली जैदी गए, कासिम सूरी गए, शेख रशीद गए, सब लोग गए ना, बात नहीं बन रही। नहीं, आने का ताल्लुक जो है ना, ये जो वहाँ पे बात हो रही है वो तो मैं आपसे पहले कह रहा हूँ ना कि उसका ताल्लुक वज़ीर आज़म के अलामती दौरे से नहीं है, उसका ताल्लुक तो उस सियासत से है जो कि खेली जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये, और अफगानिस्तान की हुकूमत तो पहले ही लिख चुकी है पाकिस्तान को कि उनकी जो 7 मैयतें हैं वो तो उनके हवाले की जाए। अब सवाल ये है कि जब यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अगर इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे और इस मामले में वज़ीर आज़म की ज़ात को लेके आएंगे तो जाहिर है वो तो कोई मुनासिब बात नहीं है। और मीडिया में भी जिस तरह से आपने बिल्कुल शुरू में बात की कि सब्सटेंटिव इश्यूज कुछ और हैं और हम अलामती बहसों में फंस गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो सिचुएशन है वो आप देखेंगी कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस सारी आप समझिए कि वॉर ऑन टेरर का हिस्सा है ना। हमने 1000 लोग हमारे शहीद हुए हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस का हमारा लॉस हुआ है, और उसके ऊपर हमने कामयाबियां तो हासिल की हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। 2013 में जो सिचुएशन थी, 2011 में जो सिचुएशन थी, वो आज तो नहीं है, लेकिन हमें एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी चाहिए। बहरहाल के ये जो वाक़यात हैं ये भी ना हो और इक्का दुक्का जो इस वक्त जिस तरह से हमारा नुकसान हो रहे हैं वो भी नुकसान होने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इन अलामती चीज़ों में पड़ गए, लेकिन इस अलामती चीज़ों में पड़ने से 3 नुकसान हो रहे हैं। नंबर 1, उन लोगों की तकलीफ बढ़ती जा रही है जिन्होंने अपने प्यारों की मैयतें सामने रखी हुई ना, वो और दिन ब दिन उनकी तकलीफ में इजाफा हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर आज़म साहब खुद अपने ऊपर तनकीद करने का मौका फराहम कर रहे हैं। नंबर 3, पूरे मुल्क में एहतजाज का दायरा कार बढ़ता जा रहा है। फवाद, यकीनन ये सब चीज़ें हुकूमत के हक में अच्छी नहीं है, टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, वज़ीर आज़म जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, और वो उसका जो टाइम फ्रेम है या टाइम टेबल है वो खुद तय करेंगे। वो किसी की, आपको पता है कि इस तरह से वो जोर ज़बरदस्ती में तो नहीं आते, लेकिन वो अपना टाइम टेबल खुद तय करेंगे और अपनी मर्जी से जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर साइंस सिटी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का जो मुस्तकबिल है ये एक सवालिया निशान बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन किर्गिस्तान समेत दीगर ममालिक से MBBS करने वाले हज़ारों फॉरेन ग्रेजुएट्स की डिग्रियों को तस्लीम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम फॉरेन ग्रेजुएट्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का ये मौक़िफ़ है कि उन्हें PMDC रूल्स के मुताबिक मुल्क से बाहर भेजा गया, और जिन यूनिवर्सिटीज़ से मेडिकल के तलबा ने तालीम को मुकम्मल किया वो WHO से तस्दीक शुदा हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ये समझती है कि जिन तालीमी इदारों से इन ग्रेजुएट्स ने मेडिकल की डिग्रियां हासिल की हैं वो मतलूबा मेयार के मुताबिक नहीं हैं। मेडिकल कमीशन ने इन तमाम इदारों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स हैं
वो ये कह रहे हैं कि पीएमडीसी को ख़त्म करके नया इदारा बनाने के बाद अचानक क़वानीन को तब्दील करने से हज़ारों तलबा का जो मुस्तकबिल है ज़ाहिर है ये तारीक हो जाएगा। तलबा के नज़दीक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के इस इक़दाम का सबसे बड़ा जो तवज्जो तलब पहलू है वो ये है कि तमाम तलबा दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़ाहिर है ये लोग लाखों रुपए खर्च करके बैरून मुल्क पढ़ने के लिए जाते हैं। मुआशी नुकसान के साथ साथ इन तलबा का तालीमी साल भी ज़ाया हो जाएगा। और ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स तलबा की जानिब से जब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दफ्तर के बाहर श्रीनगर हाईवे पर धरना दिया गया, जिस पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, कुछ मुज़ाहिरीन को गिरफ़्तार भी किया गया, फिर हालात कशीदा होने के बाद इंतज़ामिया से मुज़ाहिरीन के मुज़ाकरात भी हुए, जिसके बाद धरना मुज़ाहिरीन मुंतशिर हो गए। आज भी फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स और मुतल्लिका हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात किस हद तक फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स को मुतमईन कर सके हैं, कैसे तालीमी म्यार और तलबा के मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जाएगा, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर अकमल है मेरे साथ, ये चेयरमैन है ग्रैंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट अलायंस के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकमल साहब आपका। फरमाइएगा मुज़ाकरात हुए हैं किस हद तक कामयाब हुए हैं, किस हद तक मुज़ाकरात में आप लोगों को जो है ना वो मुतमईन किया गया है? मुज़ाकरात ने हमें मुतमईन नहीं किया, बेसिकली बस 50-50, मतलब कुछ चीजें क्या डायलॉग क्या जो कि बिल्कुल नहीं सब। हाँ, क्या बिल्कुल क्या एक्सेप्टेबल थिंग्स नहीं है आप लोगों के लिए? बेसिकली देखें, हमने ये कहा था कि जी सितंबर 2020 से पहले जो भी स्टूडेंट्स वहाँ एनरोल्ड हुए हैं और जो भी ग्रेजुएट्स वहाँ से पढ़ के आ चुके हैं उनको लाइसेंस दिए जाएं, जो कि एक्ट के मुताबिक हमारी जायज़ डिमांड है। सही। लेकिन वो कहते हैं जी नहीं, हम पहले यूनिवर्सिटीज असेस करेंगे, जो ब्लैक लिस्ट कुछ की हुई हैं, कुछ ग्रे लिस्ट की हैं, कुछ ग्रीन लिस्ट की हुई हैं। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ब्लैक लिस्ट में हैं, ग्रे लिस्ट में हैं, और जो इन लिस्ट में हैं यूनिवर्सिटीज उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? कितने स्टूडेंट्स उससे इफेक्ट होंगे? स्टूडेंट्स हजारों की तादाद में हैं किर्गिस्तान में, उसके अलावा हजारों की तादाद में चाइना में है। अच्छा। और कई जगहों पे हैं। जी 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 बिल्कुल। और वो बेचारे ना कई 3-3 साल 4-4 साल पढ़ के अपना सरमाया लगा के, अपनी जमा पूंजी, गरीब मीडियाकर फैमिली से हैं, वो अपने जमा पूंजी लगा के अपनी कई चीजें बेच के अपना पढ़ के आए हैं, लेकिन उनको कोई एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अब क्या कहता है? ये क्या कहता है कि आप लोगों की ये डिग्रीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, दोबारा कहीं जाएं, ऐसे इदारों में जाएं, ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे ममालिक में जाएं जहाँ की डिग्री इनके लिए काबिल कबूल हो। हाँ, वो कहते हैं जी हम असेस कर रहे हैं। हाँ। यूनिवर्सिटीज जो ही कोई क्लियर होगा उसके बाद वो उसके प्रोसेस का टाइम ले रहे हैं। तो मुज़ाकरात हो किस लेवल पे रहे हैं आप लोगों के? मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वहाँ का पीएमसी का, हाँ। अली रजा साहब, वो एडवोकेट हैं, उनसे मुज़ाकरात हुए हैं। दूसरी ये बात है, वो तो बात किसी को मानते ही नहीं, वो इस तरह की पर्सनैलिटी हैं। तो कल तो लाठीचार्ज भी हुआ आप लोगों पे, मुजाहिरीन पर, फिर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। तो अब आप लोगों के बकौल आपके कि 50-50 हैं, आप लोगों के मुतालिबात नहीं माने जा रहे हैं, तो क्या आपकी मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी क्या है, क्या पॉलिसी है? अगर इनकी मेडिकल कमीशन यही समझता रहा और यही इन्होंने कहा कि आप लोगों की डिग्रीज काबिल कबूल नहीं है, तो क्या करेंगे आप लोग? हाँ जी, पहली तो ये बात है कि हम ऑनलाइन अपना इजलास बुलाने लगे हैं अपने एग्जेक्टिव बोर्ड का। जो ग्रैंड एफएमजीज अलायंस है उनका एक एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास बुलाने लगे हैं। उस पे हम डिसाइड करते हैं कि आगे क्या लाहे अमल इख्तियार करना है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि हम ना कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे। अच्छा, तो वज़ीर आज़म साहब तक आप लोग चाहते हैं कि आपका ये मुतालिबा पहुंचे, आप लोगों की ये डिमांड्स पहुंचे, आपके जो मसाइल हैं, जो आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, ये पहुंचे? हाँ, उसके लिए कोई रास्ता इख्तियार किया आप लोगों ने वज़ीर आज़म से बात करने के लिए? अभी तक तो यही मीडिया वालों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश की है, उन्होंने ही पहुंचाया है, कोई मुतालबा पहुंचाया है तो। और हम यही चाहते हैं कि देखें, हमने डॉक्टर्स ने और सारे पाकिस्तान ने वोट दे के पीटीआई की गवर्नमेंट लाए।
हमारी ये ख्वाहिश है कि ये कामयाब रहें, लेकिन ये जिस तरह से हर चीज को नाकामी से फेस कर रहे हैं और नाकामी से डील कर रहे हैं, तो ये बहुत खराब पॉलिसी है। देखें, एक स्टूडेंट रात को सोता है बेचारा, 3-4 साल से पढ़ रहा है, उसने मतलब 50-60 लाख लगा दिया, सुबह उठता है पता चलता है जी उसकी यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट हो गई है। नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दें। जब ये स्टूडेंट्स, आप लोग जिन यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, जब लोग ये स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे थे, तब आप लोगों को कोई ऐसा इल्म में ऐसी बात नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज को काबिल कबूल नहीं है? कोई उस वक्त कोई कवानीन तब्दील नहीं हुए थे? जी, जिस दिन ये एक्ट आया है, सितंबर 2020 से आया है, हाँ। इससे पहले तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। वो तो वहां से स्टूडेंट्स पढ़ के आते थे, उनका एग्जाम लेते थे, एग्जाम के बाद उनको हाउस जॉब देते थे, उसके बाद उनको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता था। सही, ठीक है। तो अब मुझे आखिरी मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे जी कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हुकूमत हमारी है, सही, पीएमसी भी हमारा इदारा है, सही। हम ये चाहते हैं कि पीएमसी एक्ट को भी अप्लाई करें, सही। लेकिन खुदा के लिए जिस डेट से आया है, सितंबर 2020 से आया है, तब से लागू होना चाहिए। ऑनवर्ड जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं, जो भी ग्रेजुएट जाते हैं, उन पे लागू करें। पहले वालों को उससे एग्जेम्प्ट किया जाए और उनको लाइसेंस दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकमल, चेयरमैन ग्रैंड फॉरेन ग्रेजुएट अलायंस हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद हफ्तों में मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें एक बार फिर से बढ़ रही हैं। आज भी CTD पंजाब और हसास इदारों ने सरगोदा रीजन में बैन अल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम के मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की और 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, जिनका बुनियादी मकसद फ़िरका वाराना फसादात करवाना था। और यकीनी तौर पर भारत ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, फिर चाहे वो फिरका वारियत को हवा देकर करे या फिर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवा के। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हालिया दहशतगर्दी की वारदातों के पीछे भी भारत ही मुलव्वस है। पाकिस्तान में भारत की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दी के सबूत गुज़श्ता साल 14 नवंबर को वज़ीर ख़ारजा और DG ISPR ने मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में पूरी दुनिया के सामने पेश किए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने शवाहिद के साथ ये साबित किया था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश करते हुए कहा था कि इंडिया तमाम तर दहशतगर्द गिरोहों से रवाबित कायम करके पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों का एक मुश्तरका इत्तेहाद बना रहा है। अफगानिस्तान में भारतीय सिफारत खाने में तैनात भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में है और उसने 4 बार दहशतगर्दों से मुलाकातें भी की हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दाइश की पाकिस्तान में जो मौजूदगी है इसको भी यकीनी बनाने की साजिश कर रही है। इसने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द मुंतकिल किया है। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 66 और भारत में 1 कैंप कायम है। तर्जुमान पाक फौज का यह भी कहना था कि बलूचिस्तान में CPAC को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मलेशिया बनाई है, जबकि नवंबर और दिसंबर में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात का खतरा है। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूतों पर मबनी डोजियर सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक के सफ़ीरों समेत अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को भी पेश किया है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ गुज़श्ता 15 सालों से जारी भारत के मनफी प्रोपेगंडे को यूरोप की डिसइन्फो लैब भी बेनकाब कर चुकी है। फिर कुलभूषण जाधव का एतराफ़ी बयान भी भारतीय दहशतगर्दी के सबसे बड़े सबूत के तौर पर हमारे पास मौजूद है और पूरी दुनिया जानती है। और गुज़श्ता साल जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और अक्टूबर में अमरीकी मैगज़ीन फॉरेन पॉलिसी ने भी भारत को दहशतगर्दी का गढ़ करार दिया था। कश्मीर में जारी इंसानियत सोज लॉकडाउन को भी 500 से ज़ायद रोज़ हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर से मुतालिक मंजूर होने वाली करारदादों को भी 72 साल हो चुके हैं और ये कश्मीरी इन करारदादों पर अमल दरामद होने का इंतज़ार कर रहे हैं आज तक। लेकिन इसके बावजूद अक़वाम आलम भारतीय दहशतगर्दी पर आंखें बंद किए हुए है। इसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं कि क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जाता। आलमी दुनिया को इंसानियत से ज़्यादा अपने ज़ाती मफादात क्यों अजीज़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर भी अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं। आलमी दुनिया का भारतीय दहशतगर्दी पर ज़्यादा देर खामोश रहना यकीनन
आलमी अमन के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। अक़वाम आलम को अब भारत के खिलाफ एक्शन लेना होगा, वरना भारतीय दहशतगर्दी पूरी दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद करके रख देगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।